हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासरूम। और आज हम काफ़ी बड़े मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कई महीनों हो गए हैं पढ़ाते हुए मुझे ऑनलाइन, और काफ़ी सारी बातें एक कॉमन बात पे रुक जाती हैं कि सर बैकलॉग कैसे दूर करें। और एक और मुद्दा काफ़ी गर्म है कि भाई सर स्मार्ट स्टडी कैसे करें, क्योंकि समय जब कम होता है तो सभी टीचर कहते हैं कि स्मार्ट स्टडी करें, पर एक्सप्लेनेशन प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें। ये दोनों चीजें आपस में कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये दोनों प्रॉब्लम आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं। हाउ, समझे। पहली बात तो बैकलॉग वर्ड जो था वो ओल्ड क्लासेस, ऑफलाइन जो क्लासेस चलती थी उसके लिए था, ऑनलाइन के लिए नहीं था, ठीक है। पता नहीं है कैसे सामने आ गया, क्योंकि ऑफलाइन में अगर आपका 10 लेक्चर छूट गया, किसी टीचर ने 10 लेक्चर में कोई चैप्टर पूरा कंप्लीट किया, कोई बड़ा चैप्टर था और किसी वजह से आपका छूट गया, तो उसका कोई तरीका नहीं था हमारे पास कि उसे हम वापस उस टीचर से पढ़ पाएं। जनरली कोई तरीका नहीं होता था, बजाय इसके क्योंकि वो एक्स्ट्रा किसी और बैच में वही चैप्टर पढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका 10 डेज छूट रहा है, आपके पास हर लेक्चर के वीडियो, जैसे ही मैं मॉर्निंग में पढ़ाऊंगा, इवनिंग में आ रहे हैं, इवनिंग में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट मॉर्निंग में आ रहे हैं, आप उसे कंपाइल कर सकते थे। इसीलिए 2, 4 या 5 दिन का बैकलॉग से, मैं उसे बैकलॉग नहीं कह रहा हूं ऑनलाइन में। हां, कोई बड़ा ही ब्लंडर हुआ है, ब्लंडर मतलब आप महीने भर छूट गया है, कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, किसी के घर में कुछ दुखद घटना हो गई, या फिर किसी ने लेट एडमिशन ज्वाइन किया, ऐसे केस क्या जो भी बैकलॉग हो रहा है उसको कैसे दूर करें। तो बच्चों यहीं पर मैं स्मार्ट स्टडी को एडअप करता हूं। ध्यान से सुनना, आपको बैकलॉग भी दूर करना है, या वो लोग जिन लोगों के सब्जेक्ट पूरी तरह तैयार नहीं है, बच्चों के पास मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर रोना आ जाता है, इतनी बार हम वीडियो देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, बहुत सारा रिवीजन है, नहीं समेट पा रहा है, क्या करें। तो सबसे पहले शुरुआत यहां से करें। मैं उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूं जिन लोगों का छूटा हुआ है, उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूं जो लोग सच में तैयारी मैथ्स में या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए हुए हैं। मान लीजिए किसी का 2 सब्जेक्ट एवरेज से अबव चल रहे हैं और एक सब्जेक्ट बहुत कमजोर हो गया है, उन लोगों के लिए भी हम बात कर रहे हैं कि वो चैप्टर निकालें। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 2 चेन वाइज चैप्टर हैं। मतलब आपने फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एओडी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, लाइन से है। इधर ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उससे सबसे स्ट्रेट लाइन से पहले पॉइंट, ये सब सीरीज में है। मतलब बीच में आप पैराबोला डायरेक्ट चालू करना चाहें तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हमारे पास हैं, ऐसे चैप्टर हमारे पास हैं मैथ्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी होंगे, जो सिंगल चैप्टर हैं और उनका बहुत ज्यादा लेना देना किसी चैप्टर से नहीं है, या ज्यादा 2 या 3 चैप्टर आपस में कंबाइन है और उससे अच्छा वेटेज आता है। मतलब उससे कम से कम एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। तो अगर 3 चैप्टर कंबाइन है तो उससे 3 से 4 क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं। ऐसा होता है, उनका बैकलॉग पहले दूर करें। लाइक अगर हम 11th में बात करें तो 11th में सबसे पहले मैं रखता हूं बाइनोमियल है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, क्वाड्रेटिक है। ये 3 चैप्टर इस तरह के हैं जो कि सिंगल अप्रोच रखते हैं। अब बाइनोमियल का कोई क्वेश्चन में कहीं कुछ भी नहीं लगता, सिंपल ज्यादा ये हो सकता है कि वर्स्ट केस होगा तो टिग्नोमेट्री उसमें लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। और थोड़ी बहुत टिग्नोमेट्री, बहुत हाई फाई टिग्नोमेट्री नहीं लगेगी, थोड़ी बहुत टिग्नोमेट्री लग जाएगी। आप कहेंगे टिग्नोमेट्री चैप्टर, तो ये डिपेंड करता है आपको फॉर्मूले कितने अच्छे से याद हैं। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो फिर हम टिग्नोमेट्री को रखते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसे बना सकते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहला हुआ हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक हुआ, बाइनोमियल हुआ। ये मैं 11th के पोर्शन की बात कर रहा हूं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, जो 11th के स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, वो जेई मेंस में पूछा जाता है। अभी हम जेई मेंस के लिए फोकस कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूं, तो उसमें कॉन्फिडेंस आया, आप एडवांस भी जा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये बैकलॉग का काम, ये वीडियो वही लोग देख रहे हैं जो बहुत परेशान हैं, तो मैं उनकी परेशानी दूर कर रहा हूं, जिससे उन्हें कॉन्फिडेंस आए कि भाई हाँ, हमारे पास एक अच्छा मार्क्स बनाने का, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स बनाने का, एक एवरेज से ऊपर मार्क्स बनाने का तरीका है, ठीक है। तो मैंने सीक्वेंस सीरीज का, जैसे मैं एक एग्जांपल पकड़ रहा हूं मैथ्स का, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूं। हमने सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, 5। इसके अलावा
हमारे पास बचता है, अगर आप पॉइंट और स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, अगर आप पॉइंट और स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं, जो कि कोई भी कर सकता है, ठीक है, तो उसमें से आपको 1 से 2 प्रॉब्लम मिल जाएंगे। एक प्रॉब्लम तो मिल जाएगा पॉइंट और स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। और अगर आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं सर्कल पे, तो अगर आप डायरेक्ट सर्कल उठाएंगे तो नहीं बनेगा अगर आपका स्ट्रेट लाइन खराब है तो। लेकिन अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया है अच्छे से और आपको अच्छे समझ में आ गया है कैसे पढ़ना है, क्या करना है, बैकलॉग मतलब चैप्टर चूज करने के बाद और क्या सोचना है वो मैं बता रहा हूं। पहले आप चैप्टर सुन ले, ठीक है। तो पॉइंट हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ये एक चैप्टर है। देन सर्कल हो गया अगर आप कर पाए तो। और उसके अलावा मैंने 5 चैप्टर गिना दिए, तो टोटल 7 चैप्टर ये आपके पास हैं 11th के। अब आ जाते हैं 12th में। तो 12th में डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेक्टर है और 3D है। ये 5 चैप्टर हैं जो कि जिनका आपस में वैसे भी बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपको वेक्टर 10% 20% भी समझ में आता है तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में हेल्प मिल जाती है, ठीक है। लेकिन वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, मेंस लेवल के क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है। आपको किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने 3-4 चैप्टर भी पढ़ा, 3-4 लेक्चर भी पढ़ा हुआ तो जेईई मेंस का कवर हो जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट डिटर्मिनेंट जो है बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब आप एक लेक्चर में खत्म कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को। और उससे एक क्वेश्चन आता है, जनरली वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आता है, पिछले 7-8 साल से मैं देख रहा हूं सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आता है, सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है या कुछ लोग सबसे पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स 2 लेक्चर या 3 लेक्चर का ही है और वो पूरा समझ में आता है, आप बस प्रैक्टिस करें थोड़ी बहुत। कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। 5 चैप्टर ये हैं, हम 7 चैप्टर 7 एंड 5 12 चैप्टर ये हो गए। इसके अलावा आप लिमिट के बारे में बात कर सकते हैं, पूरे कैलकुलस में लिमिट जिससे हमेशा क्वेश्चन आता है और आप मेंस लेवल के क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, इस तरीके के आते हैं। डिफरेंशिएशन आप आसानी से बना सकते हैं। किसी का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन शुरुआत का समझ में आ जाता है, लाइक सब्स्टिट्यूशन समझ में आता है, सिंपल फॉर्मूले बेस इंटीग्रेशन आए, सब्स्टिट्यूशन आए, बाय पार्ट आए, सर यहां तक तो बनता है, उसके बाद बहुत वास्ट हो जाता है, ठीक है। आप हमने इंटीग्रेशन नहीं काउंट किया, हमने कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी काउंट नहीं किया, हमने फंक्शन आईडीएफ भी काउंट नहीं किया। हम एओडी में अगर आप काउंट कर पाए तो ठीक है, आप खुद से निकालें, ये आपके अपना तरीका हो सकता है कि कौन सा, क्योंकि एओडी में 3 चैप्टर हैं, ठीक है। इसके बाद एरिया अंडर कर्व 2 लेक्चर का है, आपसे बनेगा, मेंस लेवल का आराम से बनता है। जनरली इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, आप वीडियो देखें आपसे बनेगा। देन डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कहीं आप फंसेंगे तो आपको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन केवल सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट तक ही आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में जो यूज होता है, तो आप आसानी से डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास करीब करीब लिमिट, डिफरेंशिएशन और कम से कम एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, हम 3-4 टॉपिक और उठा सकते हैं। तो ये मैंने टोटल 19 के करीब टॉपिक लिए हैं। ये टॉपिक का आपस में बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि सर आप 32-33 चैप्टर हैं, उसमें 19 चैप्टर तो गिना ही दिए, मैंने ये ओवरऑल बताए हैं। अब आपको इसमें से चूज कर लेना है, जिनका बिल्कुल खाली है, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, जिसको ज्यादा उम्मीदें नहीं रही खुद से, उनके लिए ये बात है कि इनमें से चैप्टर चूज कर लीजिए। अब चैप्टर कैसे चूज करें, तो उसके लिए भी चैप्टर वाइज पकड़ें, कौन सा चैप्टर सबसे जल्दी खत्म होगा उसे पहले उठाएं, ठीक है। लाइक डिटर्मिनेंट 1 लेक्चर का, स्टैटिस्टिक्स 1 लेक्चर का है, मैथमेटिकल रीजनिंग आधी लेक्चर का। लेक्चर मतलब मैं 1 लेक्चर को 1.25 घंटे 1.5 घंटे का मान रहा हूं, 1.5 आवर का, तो आपको 1 आवर में मैथमेटिकल रीजनिंग समझ में आ जाएगा। आप कोई भी वीडियो देखेंगे या आपके टीचर पढ़ाएंगे या पढ़ाने वाले होंगे या पढ़ा चुके होंगे, आप देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, देन सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल 4 लेक्चर का है। इस तरह से आप पर लेक्चर वाइज कितने लेक्चर में उसे खत्म किया गया, आपके पास वीडियोस वगैरह होंगे ऑनलाइन अगर आप क्लास ले रहे हैं तो, ठीक है। तो या किसी को क्लास को आपने ज्वाइन कर रखा है, नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। और आपने ये पूरा जो आपने बना लिया कि किसमें कितने लेक्चर लगने हैं, उसमें सबसे कम लेक्चर जो ले रहा है उसको पहले खत्म कीजिए और फुल टेस्ट देना शुरू कीजिए और उसमें प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, सबसे पहले आप, अगर आपने वो चीज पहले कभी नहीं पढ़ी है और आप वो चैप्टर चूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका वीडियो देखिए, अच्छे से तसल्ली से समझिए उस वीडियो को बार बार देख के। उसके बाद उसे एनसीईआरटी से बनाइए या आप आरडी शर्मा एनसीईआरटी से बनाइए। उससे बनने के बाद डीपीपी या जो भी आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलती है क्लास से, उससे कीजिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। जेईई मेंस आपसे जरूर बनेगा। ये प्रोसीजर रहा। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, पहले चैप्टर चूज कीजिए। ऐसे चैप्टर फिजिक्स में भी होंगे, केमिस्ट्री में भी होंगे, आप चूज कर सकते हैं। इससे आपका बैकलॉग भी दूर होगा दोस्तों। अगर आप 10, 12, 15 चैप्टर तक भी पहुंच जाते हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपको समेटना बहुत आसान है। क्या इसका लिंक उससे नहीं है, तो आपको, अगर आप किसी भी चैप्टर में 150 से 200 क्वेश्चन कर लेते हैं
तो आपका वो चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने क्या क्या सीखा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर चूज करें, हर सब्जेक्ट के चैप्टर चूज करें जिनका आपस में कनेक्शन ना हो, और अगर हो भी तो 2 से 3 लेक्चर से ज्यादा ना हो, पहली बात। दूसरी बात, इसके बाद उसमें कितने लेक्चर लग रहे हैं, ठीक है, आपके पास वीडियोस हैं, कितने वीडियोस में वो बताया गया है वो देख लें, उससे लिस्ट बना लें, और उसमें से जिससे कम वीडियो में खत्म हो रहा हो उस चैप्टर को चूज करें। अब उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, तो उसमें पहले एनसीईआरटी बना लें, उससे एनसीईआरटी बना लें। आपको बहुत बेकार लगेगा कि आईटी एडवांस पढ़ाने वाला टीचर आपसे एनसीईआरटी लगाने बोल रहा है, लेकिन हम बात ही इस तरह की कर रहे हैं, हम बैकलॉग की बात कर रहे हैं, जो परेशानियां फंसे हुए हैं। अनाउंसमेंट करीब करीब आ चुका है कि भाई अप्रैल में होना है, हमारे पास 1 से 1.5 महीना बचा है, उसके बाद कभी भी होगा। आपकी दिल की धड़कनें लगातार बढ़ेंगी। बेटर है कि आप तैयारी करें, एनसीईआरटी लगा लें, उस टॉपिक की थ्योरी पढ़ने, थ्योरी वीडियो लेक्चर देखने के बाद उसके बाद आपको कोचिंग से जो भी डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम या कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिली हो वो लगा लें। जितना भी आपसे बने, 50% बने, 60% बने, उसे लगाएं। बाकी के सॉल्यूशन या वीडियो लेक्चर सुन लें, वीडियो सॉल्यूशन सुन लें, और उसे उसमें जो भी आपको काम लग रहा है लिखते जाएं। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपको बैकलॉग दूर करना है, बट आपको फील आएगा कि आप कुछ कर रहे हैं और आपसे बन रहा है फिर, एंड देन प्रीवियस ईयर पे चले जाएं, इतना सफिशिएंट होगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो का आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और हां, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर 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 करें। थैंक यू वेरी मच।